स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, उसमें गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट को चार्ज कैसे किया जाता है, चाहे टॉपअप करना हो या फिर नए सिरे से गैस चार्ज करना हो, कैसे करेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, आज समझ जाएंगे कि गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है, वैक्यूम कैसे किया जाता है। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, हमारे पास 5 ब्लूटूथ एयरफोन है जो कि 700 की रेंज में है। जो भी विनर होगा मैं उनके एड्रेस पर सेंड करने वाला हूं, उनके एड्रेस पर मैं भेजने वाला हूं, कुरियर करने वाला हूं। आप जाइए उस वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और उसमें पार्टिसिपेट करिए और आप ब्लूटूथ एयरफोन को जीत सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट चार्ज कैसे किया जाता है। तो देखिए, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, वैक्यूम, हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि वैक्यूम कैसे किया जाता है और रेफ्रिजरेंट चार्ज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं R22 की। रेफ्रिजरेंट R22 गैस चार्ज कैसे किया जाता है, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है और उसका बैक प्रेशर कितना होता है और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। R22 की बात करते हैं पहले। चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट हो, दोनों सेम होता है। विंडो एयर कंडीशनर की बात की जाए तो सक्शन लाइन में उसमें छोटा सा एक चार्जिंग लाइन जुड़ा होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, छोटा सा चार्जिंग लाइन उसमें जुड़ा होता है जो कि उसमें से चार्ज किया जाता है। लेकिन स्प्लिट एयर कंडीशनर आप देख सकते हैं इस तरह से, स्प्लिट एयर कंडीशनर में आउटडोर में उसमें चार्जिंग लाइन होती है, जो सक्शन लाइन होता है वहीं से चार्ज किया जाता है अगर R22 है तो। R22 को चार्ज करने के लिए उसमें सक्शन लाइन में जो मोटा पाइप होता है उसमें लगा करके गैस चार्ज किया जाता है। तो विंडो एयर कंडीशनर में सबसे पहले अगर उसमें चार्जिंग लाइन, वैसे तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले पिंच करके दे देते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। जब भी गैस चार्ज हो जाता है कंप्लीट तो वहाँ पर क्या करते हैं, सक्शन लाइन में छोटा सा जुड़ा होता है उसमें, उसको पिंच कर दिया जाता है ताकि रेफ्रिजरेंट वहाँ से ना निकल सके। पिंच करने के बाद वेल्ड कर दिया जाता है। अगर दोबारा वहाँ पर गैस चार्ज करना हो या फिर उसमें टॉपअप करना हो, टॉपअप तो नहीं हो सकता, टॉपअप बिल्कुल भी नहीं होगा। टॉपअप करने के लिए टॉपअप भी होगा लेकिन एक जुगाड़ है, उसमें टॉपअप भी हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कोई करता नहीं है, ये जेन्युइन नहीं होता है टॉपअप करना। नए सिरे से गैस डाला जाता है अगर विंडो एयर कंडीशनर होता है तो। विंडो एयर कंडीशनर में क्या था, उसमें ब्रेजिंग करके उसको ज्वाइंट किया जाता है, पाइप को, चार्जिंग लाइन को ज्वाइंट करके उसे वैक्यूम में लगाया जाता है। वैक्यूम करने के लिए देखिए क्या करते हैं उसमें, चाहे वैक्यूम कंप्रेसर का यूज करें या फिर वैक्यूम पंप का यूज करें। वैक्यूम पंप आप देख सकते हैं इस तरह से, ये होता है वैक्यूम पंप और ये होता है वैक्यूम कंप्रेसर, दोनों का यूज करके आप वैक्यूम कर सकते हैं। तो वैक्यूम करने के लिए आप चार्जिंग लाइन के साथ में, आप इस तरह से देख सकते हैं, चार्जिंग लाइन के साथ में उस पाइप में ज्वाइंट किया जाता है और कंप्रेसर के जो सक्शन लाइन होता है कंप्रेसर का, वैक्यूम पंप हो या फिर कंप्रेसर हो, उसके सक्शन लाइन में जहाँ से खींचता है एयर उसमें लगाया जाता है और कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया जाता है। उस सिस्टम में नहीं, विंडो एयर कंडीशनर को स्टार्ट नहीं किया जाता बल्कि वर्कशॉप कंप्रेसर को, जो वैक्यूम पंप है, उसे स्टार्ट किया जाता है ताकि जितना भी उसमें एयर हो वो खींच करके बाहर निकाल करके फेंक दें। इसलिए वैक्यूम किया जाता है, उसमें लगा करके वैक्यूम किया जाता है। इस तरह से वैक्यूम पंप हो या फिर कंप्रेसर हो, दोनों से वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम जब कंप्लीट हो जाता है -30 पे चला जाता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, जो गेज होता है उसमें गेज की सुई -30 पे चली जाती है। कम से कम आधे घंटे या फिर 15 मिनट वैक्यूम किया जाता है। जब पूरा एयर निकल जाए उसमें से सिस्टम से, तब उसके बाद अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन वहीं पर है कि सिस्टम को कब स्टार्ट करना चाहिए, गैस चार्ज करते समय सिस्टम को कब स्टार्ट करना चाहिए। तो इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, कि जब भी गैस उसमें वैक्यूम हो जाता है तो सिस्टम को बंद रखना चाहिए, थोड़ी देर बंद करके गैस को कहाँ तक चार्ज करना चाहिए, कम से कम अगर मानिए कि R22 है, R22 का स्टैंडिंग प्रेशर 150 PSI तक होता है, लेकिन आप उसको स्टैंडिंग पोजीशन में जितना रेफ्रिजरेंट ले रहा है, मतलब धक्का नहीं मारना है, यानी कि उल्टा सिलेंडर करके नहीं डालना है, सीधा सिलेंडर करके जितना उसमें रेफ्रिजरेंट चला जाए। अगर 80-90 PSI, अगर स्टैंडिंग प्रेशर 80-90 PSI चला जाता है या फिर 100 PSI चला जाता है तो उसमें कुछ जाने देना चाहिए जितना प्रेशर ले रहा है। क्योंकि अगर सिस्टम आप स्टार्ट कर देते हैं तुरंत
तो होता है क्या, उसमें रेफ्रिजरेंट ले नहीं पाएगा, या फिर आप सिलेंडर को उल्टा करके डालेंगे तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा कि प्रेशर डालता है उसके ऊपर लोड पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर, और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। जब ओवर हीट होकर के ट्रिप होगा कंप्रेसर, तो थोड़ी देर स्टार्ट नहीं होगा, कम से कम 15 मिनट आधे घंटे स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए खड़े सिस्टम में, यानी कि सिस्टम रुका हुआ है, पूरा जितना रेफ्रिजरेंट ले रहा है उसमें दे देना चाहिए रेफ्रिजरेंट। उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। तब स्टार्ट करने से क्या होगा, उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट चलता रहेगा। क्योंकि रेफ्रिजरेंट होता है ना, वो जब कंप्रेसर में रन करता है, कंप्रेसर में होकर के पार होता है, कंप्रेसर को भी ठंडा करता है रेफ्रिजरेंट। इसलिए उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देना चाहिए जितना स्टैंडिंग पोजीशन में जितना ले पाता हो। यही सेम होता है कि अगर आप स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो इस तरह से आप आसानी से विंडो एयर कंडीशनर को चार्ज कर सकते हैं। और उसका प्रेशर होता है R22 का प्रेशर होता है 50 से 55 PSI तक डाल सकते हैं आप। अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर 60 से 65 PSI डाल सकते हैं। गर्मी का मौसम कौन सा, यानी कि जून जुलाई के बाद, मई जून जुलाई में अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर 60 से 65 PSI डालना चाहिए। अगर आप फरवरी से लेकर के मार्च में अगर डाल रहे हैं तो वहाँ पर 50 से 55 PSI करना चाहिए। क्योंकि वह प्रेशर क्या होता है कि हीटिंग के समय में जब हीट बहुत ज़्यादा होता है तो वही प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसलिए कम गैस चार्ज करना चाहिए, 50 से 55 PSI करना चाहिए ठंडक के समय में, नॉर्मल समय में। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर 60-65 PSI डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं। अगर R410 की बात की जाए, R410 रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पर 110 से 115 PSI के बीच में गैस को डालना चाहिए। उसका स्टैंडिंग प्रेशर है नहीं, उसका सक्शन प्रेशर जो होता है, यानी कि रनिंग पोजीशन में, तो 110 से 115 PSI 20 PSI तक डालना चाहिए रेफ्रिजरेंट को। अब बात करते हैं कि स्प्लिट एसी में अगर गैस चार्ज करना हो तो वहाँ पर आउटडोर में आप देख सकते हैं, आउटडोर में जो एक पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है, और एक दूसरा जो मोटा पाइप होता है वो हमारा सक्शन लाइन होता है। तो सक्शन लाइन में जब भी आप वैक्यूम कर रहे हों, सिस्टम को वैक्यूम करना चाहिए। अगर गैस चार्ज करने से पहले, अगर उसमें गैस है पहले से, मतलब 30 PSI है उसमें, या फिर 40 PSI है, तो उस पर टॉपअप करना चाहिए। टॉपअप कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि नए सिरे से अगर गैस को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। अगर कहीं पे लीकेज है, पूरा रेफ्रिजरेंट निकल गया है, तो लीकेज को बंद करना चाहिए। लीकेज उसमें प्रेशर डाल करके, चाहे आप नाइट्रोजन डालें या फिर रेफ्रिजरेंट ही डाल दें थोड़ा सा, या फिर वैक्यूम जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर से ही प्रेशर दे करके उसमें उसका लीकेज चेक किया जाता है। लीकेज चेक करने के बाद ब्रेजिंग कर दें, बंद कर दें उस लीकेज को। उसके बाद वैक्यूम की फिर किया जाता है। सक्शन लाइन में आप लगाएं एक पाइप को कंप्रेसर में अगर लगाते हैं कंप्रेसर में लगाइए, या फिर वैक्यूम पंप में लगाते हैं तो वैक्यूम पंप में लगाइए। और वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिए, थोड़ी देर, आधे घंटे लगेगा, या फिर 15-20 मिनट, आधे घंटे, जितना, जब तक वो -30 पर नहीं आ जाता है गेज की सुई, तब तक आप वैक्यूम करें उसका। वैक्यूम करने के बाद खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि सिस्टम को चलाना नहीं है एसी को, और खड़े सिस्टम में आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देना है जितना लेता है सिस्टम। अगर 100 का प्रेशर लेता है, 80-90 जितना लेता है लेना चाहिए। बाद एयर कंडीशनर को स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पर गैस को खोलना चाहिए। गैस को जब तक कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि 55 से 60 PSI 65 PSI ना हो जाए R22। अगर R410 है तो R410 को 110 से 115 PSI 20 PSI तक देना चाहिए। ये होता है सिस्टम को गैस चार्ज करने का तरीका। चाहे कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, कोई भी सिस्टम हो, चाहे इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी सिस्टम हो, इसी तरह से गैस चार्ज किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि गैस चार्ज कैसे किया जाता है। अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं, उसमें टॉपअप करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब सिस्टम में अगर स्प्लिट एसी हो तभी आप टॉपअप कर सकते हैं। विंडो एसी में टॉपअप करना इम्पॉसिबल होता है, उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पाइप को कट करेंगे तो सारा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा। इसलिए स्प्लिट एसी में टॉपअप करने के लिए उसमें अगर 30 का प्रेशर है, 40 का प्रेशर है, 50 का प्रेशर है, तो उसमें से थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट उसमें डालना चाहिए। और पता कैसे चलेगा कि हमें टॉपअप करने की ज़रूरत है, गैस कम है, तो उसमें एम्पियर भी कम लेता है। और गेज से अगर चेक करते हैं, गेज लगा करके, तो वहाँ पर भी गेज की सुई कम बताती है, यानी कि अगर R22 है तो वहाँ पर 40, 50 या फिर 55 बताएगा, तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज़रूरत है। सक्शन लाइन पर आइस आता है इस तरह से,
इस तरह से आप देख सकते हैं सक्शन लाइन पे आइस आता है, तो आप समझ जाइए कि रेफ्रिजरेंट उसमें चार्ज करने की, टॉपअप करने की ज़रूरत है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप गैस को चार्ज कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।